हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो स्टार्टिंग के जो हम थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो उनका रहन सहन कैसा था, कैसे कैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, उस टाइम के लोग क्या क्या खाते थे, लिखावट कैसी आई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस अध्याय हमें समय के उस हिस्से में ले जाते हैं जब इंसानों ने जंगलों और गुफाओं को छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया था। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ रहते थे? जंगल गुफाओं में। ठीक है, सभी के सभी अर्ली ह्यूमंस जो थे, स्टार्टिंग के जो लोग थे, वो लोग जंगल गुफाओं में ही रहते थे। जैसे अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि लोग यहाँ से हटना स्टार्ट किए और एक जगह बसने के लिए चीज़ें करने लग गए। यहाँ हम दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो चैप्टर है तो वो भी मेसोपोटामिया के बारे में ही है। यह वह दौर था जब इंसान पहली बार गाँव से निकलकर बड़े शहरों का निर्माण कर रहा था, कि घर वगैरह बनाना। ठीक है, और समाज को बेहतर बना रहा था। दो नदियों की कहानी। मेसोपोटामिया नाम का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जगह, कि ये नदी है, इसकी जो बीच की जगह है उसका मेसोपोटामिया नाम है। ये आज के इराक देश में स्थित है और दजला और फरात नाम की दो नदियों के किनारे में बसा हुआ है। ये दजला नदी है, ये फरात नदी है, और इसके किनारे पे मेसोपोटामिया है। इन नदियों के पानी और उपजाऊ मिट्टी की वजह से ही यहाँ खेती करना आसान हुआ और लोग यहाँ रहने लग गए। यहाँ की जो नदियाँ थी, वहाँ उनकी की वजह से जो मिट्टी वगैरह थी वो एकदम उपजाऊ बन पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग थे वो खेती करना स्टार्ट कर दी। शहरों का जन्म। शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि वे व्यापार मेलजोल के बड़े केंद्र बन गए, कि मतलब व्यापार भी होता था, जगह यहाँ से वहाँ भी जाया करती थी। यहाँ लोग ने अलग अलग काम बांट लिए थे, जैसे कोई खेती करता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था, क्योंकि खाने के लिए बर्तन चाहिए। ठीक है, खेती के लिए पैदावार होना ज़रूरी है, अनाज वगैरह होना ज़रूरी है। यहाँ सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यहाँ अनाज बहुत ज़्यादा पैदा होने लगा था, जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा अनाज उस टाइम पैदा होने लग गया नदी वगैरह की वजह से, तो क्या था, सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। लिखने की कला का जादू। लिखावट भी यहीं से ही आई थी। एक मिनट। इस अध्याय की सबसे बड़ी बात लिखने की कला है। सोचिए, उस समय ना कागज़ था और ना पेन था। ठीक है, कुछ नहीं था। तब भी क्या थे, मिट्टी के पट्टिका पे ये लोग नुकीली चीज़ों से लिखते थे। ये सारी चीज़ें भी उन्होंने हिसाब किताब रखने और अपनी कहानियाँ दूसरों तक पहुँचाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, जिसे आज हम दुनिया की सबसे पहली लिखावट मानते हैं। ठीक है, ये सारी कहानियाँ बताने के लिए और हिसाब किताब के लिए जो उन्होंने उस टाइम पर करा था। जो पट्टियाँ होती थी उन पे वो नुकीली चीज़ों से लिखा करते थे, गीली पट्टियों पे, और उसे लिखावट बोला जाता है। मंदिरों का महत्व। मेसोपोटामिया के शहरों में मंदिर सबसे मुख्य जगह होते थे। लोग मानते थे कि उनके देवता ही उनकी फसल और जानवर की रक्षा करते हैं, कि हमारे जानवर और हमारी फसल की रक्षा कौन कर रहा है? उनके देवता करते थे। मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि वहाँ अनाज इकट्ठा किया जाता था। जो मंदिर था उसमें ये नहीं था, जैसे आज के मंदिर में क्या है, आप जाओगे, आप घंटे बजाओगे, आप पूजा पाठ करोगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या था कि वहाँ पे फसल वगैरह रख दी जाती थी मंदिर के अंदर, और शहरों के बड़े फैसले भी वहीं लिए जाते थे। कहाँ पे लिए जाते थे? अपने गॉड के आगे। ठीक है, मंदिरों में जाके। राजाओं और व्यापार की भूमिका। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, वहाँ राजाओं का राज शुरू हुआ। जैसे जैसे शहर जो है वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे जो राजा थे वो शासन करने लग गए। यहाँ के लोग लकड़ी, पत्थर, धातुओं के लिए दूसरे देशों से व्यापार भी करते थे। कि मतलब व्यापार क्या है, कि आपने इस देश से कुछ लिया और सामने वालों को आपने दे दिया। कोई भी जैसे आपने मिट्टी के बर्तन खरीदे और आपने उसके बदले में आप अनाज भी दे रहे हो, या फिर पैसे वगैरह भी दे रहे हो। सामान को लाने ले जाने के लिए वे पानी के रास्ते का इस्तेमाल करते थे, जो बहुत आसान था। वहाँ नदी थी, दो नदियाँ थी, तो उससे आया जाया करते थे। मैथ्स और साइंस की समझ।
हैरानी की बात यह है कि हज़ारों साल पहले भी इन लोगों को गणित, मैथ और समय का बहुत ज्ञान था। समय की ये सारी चीज़ों का ज्ञान था मेसोपोटामिया के लोगों को। उन्होंने ही सबसे पहले साल को महीनों में और घंटों को मिनटों में बांटना सीखा था, कि जो घंटे हैं उनको मिनटों में बांटना सीखा था, ठीक है। और जो साल होते हैं उनके जो 12 महीने जो निकले हैं, ये भी किसने किया? मेसोपोटामिया के लोगों ने। आज हम जो कैलेंडर और घड़ी इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी, ठीक है, मेसोपोटामिया से ही। आज के जीवन की नींव। इस अध्याय को पढ़कर हमें समझ आता है कि आज हम जिस तरह शहरों में रहते हैं और मोबाइल या कॉपी पर लिखते हैं, उसकी नींव मेसोपोटामिया में ही रखी गई थी, क्योंकि हर चीज़ें जो अभी की है वो कहीं ना कहीं पहले रह चुकी है। ये सभ्यता हमें सिखाती है कि कैसे समझदारी और मेहनत से इंसानों ने एक विकसित दुनिया बनाना शुरू किया। कैसे? कि मतलब जैसे आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप समझदार बनोगे, ठीक है। और एक हार्ड वर्क, इससे क्या होता है, जो इंसान होता है वो बेहतर दुनिया बनाता है, हर चीज़ें विकसित करना स्टार्ट करता है। उस टाइम पे जो लोग थे वो लोग पढ़े लिखे चीज़ें करे और वही चीज़ें अप्लाई भी करी। लेखन कला का विकास, आवाज़ों को चिन्हों में बदलना। हर समाज की अपनी एक भाषा होती है। हर समाज की, जैसे भारत में इतनी सारी भाषाएं, ठीक है, तो हर समाज की कोई ना कोई भाषा होती है, जिसमें बोलने वाली आवाज़ों को अपना एक मतलब होता है, जो भी भाषा हम बोलते हैं। लेकिन लिखना उससे अलग है। लिखना, ठीक है, लिखने का मतलब है उन आवाज़ों को ऐसे निशानों या चिन्हों में बदलना जिन्हें आंखों से देखा जा सके और पढ़ा जा सके। तो जो भी चीज़ें आप बोलते हैं वो चीज़ें आप लिखो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे लिखावट के लिए चीज़ें करनी थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले इन आवाज़ों को मिट्टी पर उकेरना शुरू किया, कि मतलब जो गीली मिट्टी होती थी उस पर नुकीले किसी चीज़ों से वो लोग लिखा किया करते थे, ठीक है, चिन्ह बना दिया करते थे। मिट्टी की पट्टियों का इस्तेमाल। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस टाइम पे कागज़ नहीं थे। वह चिकनी मिट्टी जो होती थी उसको गीला करके उसे गूँथ लेते थे, जैसे आटा गूँधा जाता है, ठीक है। और फिर उसे थपथपा कर, कि आपने चीज़ें ली, आपने गूँध ली और उसे थपथपाया, वो एकदम ऐसे सा बन जाएगा, ठीक है। और इस पे वो लिखते थे, जिससे हाथों में आसानी से पकड़ा जा सके। और वो इसकी सतह को चिकना रखते थे ताकि उस पर आसानी से लिखा जा सके, ठीक है। सरकंडे की तीखी कलम, ये सारे पॉइंट्स हैं। लिखने के लिए वे सरकंडे, एक तरह का पौधा होता था वो, कि तीखी टहनी का इस्तेमाल करते थे। कि एक पौधे की टहनी ली, उसे तोड़ा, उसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। किस पे लिखते थे? मिट्टी की पट्टी, वो जो पट्टियाँ होती हैं उन पे, कि आपने गूँथा, गीला सा बनाया, थपथपाया, एकदम प्लेन कर दिया और उसी पे लिखिए। जब मिट्टी की पट्टी गीली और नरम होती थी तभी वे उस पर किलाकार चिन्ह बना पाते थे। एक बार मिट्टी सूख जाने के बाद उस पर कुछ भी नया लिखना, उसे बदलना मुमकिन नहीं था। जैसे मिट्टी के बर्तन भी जब बनाए जाते थे, या फिर आपने मिट्टी के बर्तन नहीं देखे होंगे, गुल्लक देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने गुल्लक तो पक्का देखा होगा। गुल्लक पे क्या है, जब वो सूख गए तो आप उसे कोई शेप नहीं दे सकते। लेकिन जब वो गीला है, जब आप मिट्टी का कोई भी चीज़ बनाते हैं तब आप शेप दे सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ों को। लेकिन सूखने पे नहीं दे सकते। जैसे जब गुल्लक बनाया जाता है या मिट्टी के जो मटके होते हैं वो जब बनाए जाते हैं, तो जब उसे बनाया ज़्यादा होता है तो ही उन्हें शेप दिया जाता है, क्योंकि जब एक बार जैसी मिट्टी सूखी तब तो कोई शेप ही नहीं आता, ठीक है। कीलाकार लिपि, उनकी लिपि को कीलाकार कहा जाता है। ये शब्द लातिनी भाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है, कि 2 शब्दों क्यूनियस जिसका मतलब होता है खूंटी, और फॉर्मा जिसका मतलब होता है आकार, मतलब खूंटी का आकार, ऐसे मानो आप, से बना है। इसके चिन्ह देखने में त्रिकोण या खूंटी जैसे लगते हैं, इसे ये नाम भी मिला, ठीक है, क्योंकि त्रिकोण जैसा लग रहा है। हिसाब किताब रखने की ज़रूरत, क्योंकि देखिए अब चीज़ें हैं, अब धीरे धीरे जब चीज़ें डेवलप हो रही थी तो राजा भी शासन करने लग गए, और जो फसल उगाते थे वो लोग मंदिरों में रखते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो हिसाब किताब लिखने के लिए भी सारी चीज़ें आना ज़रूरी थी।
लिखने की शुरुआत सबसे पहले व्यापार के कारण हुई। व्यापार जो किया जाने लग गया था, जब शहरों में बहुत सारा माल आने जाने लगा तो ये याद रखना मुश्किल था कि किसने कितना सामान लिया। ठीक है, अब आपने दुकान खोली है और आप चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका हिसाब किताब ना लिखो तो आपको पता रहेगा ही नहीं कि मतलब मैंने कितना सामान बेचा है, कितना मुनाफा हुआ है। ठीक है, इसी के लिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, अगर आप हिसाब ना लिखो तो आपको कहाँ पता चलता है। इसलिए लगभग 3200 ईसा पूर्व में पहली बार मिट्टी की पट्टियाँ बनाई गई जिन पर बैलों, मछलियों और रोटियों के चित्र और संख्याएं लिखी थी। ठीक है, क्या क्या लिखा था, संख्याएं वगैरह सारी चीज़ें लिखी थी। लिखना एक कठिन काम था। कठिन काम क्यों था, क्योंकि उससे पहले कोई लिखा नहीं। आप कोई ऐसी चीज़ करो जिससे जो आपसे पहले हुई ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें टफ थी उस टाइम के लिए। मेसोपोटामिया में लिखना कोई आसान काम नहीं था। लेखक को सैकड़ों अलग अलग चिन्ह याद करने पड़ते थे कि इसका ये चिन्ह है, इसका ये चिन्ह है। अब जैसे जब स्टार्टिंग में जब हम हिंदी सीखते हैं या इंग्लिश सीखते हैं तो हमें कितना टफ लगता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें। साथ ही उसे बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता था। हिसाब किताब लिखने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम करना पड़ता था, क्योंकि मिट्टी के सूखने से पहले ही उस पर लिखना ज़रूरी था। मिट्टी की पट्टियाँ बनाई और वो सूख ना जाए उससे पहले ही आपको चिन्ह वगैरह सारी चीज़ें लिखनी होगी। इसलिए उस समय बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। उस टाइम में काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे भी होते थे। शिक्षा और स्कूल। लिखना सीखने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। खुदाई में ऐसी कई पट्टियाँ मिली है जिन पर छात्रों ने लिखने का अभ्यास किया था। ठीक है, जो खुदाई के टाइम जो पट्टियाँ मिली उन पे क्या देखा गया कि छात्र वगैरह हैं उन्होंने लिखने का अभ्यास किया, मतलब लिखावट वगैरह देखी गई है। उन्हें पुराने व्यापारिक रिकॉर्ड और कहानियों को बार बार लिखकर याद करना पड़ता था कि पुराने रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें, ताकि वे कुशल लेखक बन सके, अच्छे राइटर बन सके एक तरह से। सभ्यता की यादें। लिखने की वजह से ही आज हम हजारों साल पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जान पा रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत की कहानियाँ, राजाओं के आदेश और यहाँ तक कि अपनी कविताएं भी इन मिट्टी की पट्टियों पर लिखी थी और आज भी खुदाई में सही सलामत मिली है। जैसे अब आप हो, ठीक है, अब कोई एक व्यक्ति है वो डायरी लिख रहा है। ठीक है, अब मानो वो मर गया, लेकिन अब कोई भी जब उसका पढ़ेगा, ठीक है, तो ये होगा कि इस नाम का व्यक्ति था, ये सारी कहानियाँ, ये सारी उसने डायरी वगैरह लिखी होगी। वैसे ही ये मेसोपोटामिया, वैसे ही हमारे इतिहास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपनी जैसे निशानियाँ बनाते हैं ना, ये मंदिर है, ये जगह है, अभी आप पढ़ भी रहे हो ये सारी चीज़ें। अगर कुछ भूकंप वगैरह आया और वो सभ्यता ख़त्म हो गई, वो जगह ख़त्म हो गई, तभी जब कई साल बाद जब लोग आएंगे, खुदाई करेंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, ये पढ़ाई की जाती थी, ऐसे ऐसे लैंग्वेज थी, ये सारी चीज़ें। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। दो नदियों की गोद। मेसोपोटामिया आज के इराक देश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इराक देश का। यहाँ दो बड़ी नदियाँ दजला और फरात के बीच बसा हुआ था। नदियाँ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी, जिससे यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी हो गई। और जैसे हम पौधों को पानी देते हैं, वैसे ही ये नदियाँ पूरी ज़मीन को पानी और ताजगी देती है, क्योंकि वो जो नदी का बहाव है वो उपजाऊ मिट्टी लेके आता है और इसी चीज़ से जो ज़मीन है वो हरी भरी रहती है और इसी चीज़ से पौधे वगैरह अच्छे उगते हैं और इसी चीज़ से फसलें भी अच्छी उगती थी। उत्तर का हरा भरा मैदान। मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में ऊंचे नीचे मैदान और पर्वत श्रृंखलाएँ थी। कैसी थी? ऊंचे नीचे मैदान थे और पर्वत श्रृंखलाएँ भी थी। यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती थी और चारों तरफ जंगली फूल खिलते थे। कितनी अच्छा लग रहा है सोच के। यहाँ घास के मैदान थे जिन्हें क्या कहा जाता था? स्टेपी कहा जाता था, जहाँ लोग अपनी भेड़ बकरियाँ चराते थे। अब कोई भी घास का मैदान है, कोई भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ आएगी ही और उसका मालिक भी आएगा उन्हें चराने वगैरह के लिए। यह हिस्सा जानवरों के रहने और पालने के लिए बहुत बढ़िया था। अब इतनी हरियाली है, ठीक है, तो जानवर वगैरह आराम से पल जाते थे। दक्षिण का रेतीला हिस्सा। इसका दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान जैसा था। जो दक्षिणी भाग था तो वो रेगिस्तान मतलब सूखा टाइप का था, लेकिन यह वह जगह थी जहाँ दुनिया के सबसे पहले शहर बसे। दुनिया का सबसे पहला शहर कहाँ बसा था? दक्षिणी भाग में।
नदियों का पानी रेगिस्तान तक पहुंचता था। नदियों का जो पानी था वो रेगिस्तान तक पहुंचता था। कौन सी नदियाँ? दजला और फरात की, और नहरों का काम करता था। इस पानी की मदद से किसान रेगिस्तान जैसी सूखी ज़मीन पर भी बहुत सारा अनाज उगा लेते थे। इन नदियों की वजह से ही मतलब रेगिस्तान में भी अनाज उग जाता था। नदियों का नहर बनना, जो नदियाँ थी, जब फरात नदी रेगिस्तान में पहुंचती थी तो वह छोटी छोटी बहुत सारी धाराओं में बट जाती थी। जैसे मतलब ये नालियाँ टाइप की बन जाना, छोटी छोटी धाराएं। ये धाराएं सिंचाई की नहरों जैसा काम करती थी कि सिंचाई वगैरह हो जाती थी। पुराने समय के लोग इन्हीं धाराओं से अपना खेतों में पानी देते थे ताकि फसलें जो थी वो काफ़ी अच्छी हो। खजूर और फल के बाग, यहाँ की जो ज़मीन थी वो इतनी उपजाऊ थी कि अन्य अनाज के अलावा वहाँ खजूर के पेड़ बहुत मात्रा में पाए गए थे। ठीक है, खजूर के पेड़ काफ़ी ज़्यादा उगे थे। गर्मियों में खजूर के मीठे फल सबको खाने को मिलते थे। ठीक है, सब कोई खाता था। साथ ही यहाँ मछली पकड़ने के लिए नदियों में बहुत सारी मछलियाँ भी होती थी कि मछली वगैरह का भी खान पान था, क्योंकि काफ़ी सारी मछलियाँ भी थी जिससे लोगों को अच्छा खाना मिल जाता था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी मेसोपोटामिया में। खेती और पशुपालन का साथ, यहाँ के लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते थे बल्कि वे जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे। काफ़ी जानवरों से लगाव था उन्हें। मैदानों में भेड़ बकरियां पाली जाती थी जिनसे उन्हें दूध, मांस, गर्म ऊन मिलता था। खेती और पशुपालन ने मिलकर यहाँ के लोगों का जीवन बहुत खुशहाल बना दिया था। पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, ठीक है, खेती वगैरह, ऐसे काफ़ी लोग खुश थे यहाँ के लोग। कुदरती खाद, हर साल जब नदियों में बाढ़ आती थी तो वे अपने साथ बारीकी और अच्छी मिट्टी लेकर आती थी। बाढ़ आ रही है तो क्या होता है कि नॉर्मली तहस महस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, ये सारी चीज़ें आ रही थी। ये मिट्टी खेतों में बिछ जाती थी जो कुदरती खाद का काम करती थी। ये देख रहे हो कितनी अच्छी चीज़ है और कितनी प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, कि बाढ़ भी आ रही है लेकिन वो उपजाऊ मिट्टी साथ लेके आ रही है तो खेती उससे अच्छी हो रही है। इसी वजह से मेसोपोटामिया में दुनिया के किसी भी और इलाके से ज़्यादा अनाज, गेहूँ और जौ पैदा होते थे। और वे भी बहुत सारी चीज़ें वो जो प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पहाड़ों और मैदानों का मेल, मेसोपोटामिया का भूगोल हर तरफ से अलग था। कई ऊंचे पहाड़ थे, ठीक है, कई घास का मैदान था, तो कई शांत नदियाँ थी। इसी विविधता की वजह से यहाँ हर तरह की चीज़ें मिल जाती है। पत्थर और लकड़ी के लिए लोग पहाड़ की तरफ देखते थे और अनाज के लिए मैदानों की तरफ। क्या अनाज चाहिए तो मैदान और लकड़ी वगैरह चाहिए, ठीक है, तो पहाड़ों की तरफ, ये सारी चीज़ें। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि मेसोपोटामिया का भूगोल जो था वो सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी नदियाँ, ये सारी चीज़ें, उपजाऊ मिट्टी जो साथ लेके आती थी, एक जगह बसने और खेती करने में मदद करती थी। अगर ये खास भूगोल ना होता तो शायद दुनिया की सबसे पहली जो सभ्यता है और लेखन कला कभी नहीं मिल पाती। ठीक है, अब शहरीकरण का बंटवारा, शहरीकरण में काम का बंटवारा, ये सारी चीज़ें थी। शहरों में रहने वालों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि यहाँ हर इंसान को सब कुछ खुद नहीं करना पड़ता था। गांव के जो लोग होते थे वो खुद ही खेती करते थे और खुद ही अपनी ज़रूरतों के सामान बनाते थे कि मुझे अगर बर्तन चाहिए तो मैं खुद ही सामान बनाऊंगी, इस टाइप में। लेकिन शहरों में काम का बंटवारा हो गया। जैसे अगर कोई पत्थर की मोहर बनाने वाला है तो वह सिर्फ नक्काशी का काम करेगा, मतलब जिसको जो अच्छा आता है वो करो। अगर किसी को मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाने आ रहे तो वो वही बनाएगा, किसी को औजार अच्छे बनाने आ रहे तो वो वही करेगा, ठीक है। और जो वह खुद नहीं बनाएगा बल्कि किसी औजार बनाने वाले से लेगा। इस तरह शहर के लोग अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। शहर में क्या था, एक दूसरे पर निर्भर। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छे से आ रही है, जैसे मैं मिट्टी के बर्तन अच्छे बना रही तो मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। कोई औजार बना रहे तो वो औजार, तो हमारा क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है। मैं औजार उससे ले लूँगी, वो मिट्टी के बर्तन मुझसे ले लेगा, इस टाइप में था। और लेकिन वो गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं थी। गाँव में जो चीज़ें जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है वो खुद ही बना लेते थे। व्यापार और लेन देन, शहर सिर्फ रहने के ठिकाने नहीं थे बल्कि वह लेन देन के बहुत बड़े केंद्र बन गए। शहरों में चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती थी, कि हर कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती थी, जिन्हें दूर दराज के इलाकों में भी भेजा जाता था। दूर के इलाकों में भी भेजा जाता था। जैसे
औज़ार बनाए गए या मिट्टी के बर्तन बनाए गए या कुछ भी बनाया गया, वो काफ़ी बेचा भी जाता था। इसके बदले में शहर के लोग लकड़ी, धातु, कीमती पत्थर मांगते थे कि कीमती पत्थर मिल जाए, लकड़ी, धातु, ये सारी चीज़ें मिले जिससे और वो औज़ार वगैरह बनाए। इस व्यापार की वजह से ही शहरों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ठीक है, शहरों की जो अर्थव्यवस्था थी वो इन सारी चीज़ों से ही मजबूत हुई। व्यापार का हिसाब रखने के लिए ही धीरे धीरे लिखने की कला का भी विकास हुआ कि हिसाब किताब लिखने का, जो हमने अभी पहले पढ़ा, ताकि कोई भी बात या सौदे की जानकारी भी भूली ना जाए, कोई भी चीज़ हम भूल ना जाए, क्योंकि अगर आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें भूल जाओगे। संगठन और प्रशासन, शहर को चलाने के लिए एक मजबूत इंतज़ामिया संगठन की ज़रूरत थी। अब शहर है, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई संगठन चाहिए था। गाँव की तरह यहाँ सब कुछ अपने आप नहीं चलता था। यहाँ क्या था, यहाँ चीज़ें मतलब मेल मिलाप में काम किया जा रहा है। अनाज को इकट्ठा करना, उसे सुरक्षित रखना और फिर उसे ज़रूरत के हिसाब से लोगों में बांटना, इन सब कामों के लिए कुछ खास लोगों की टोली बनाई गई कि मतलब 4 से 5 लोग होंगे और वो ये सारा काम करेंगे। ठीक है, शहरों में रहने वाले कारीगरों को कच्चा माल पहुंचाना और उनके बनाए सामानों को बाज़ार तक ले जाने का पूरा एक ढांचा तैयार किया गया, जिससे शहर व्यवस्थित तरीके से चल सके कि 3-4 लोग हो गए या 4 से 5, वो ये सारे काम करें। कोई अनाज का काम कर रहा है, कोई व्यापार का काम कर रहा है, इस टाइप में। सामाजिक मेल-जोल और विविधता, शहरों में अलग-अलग जगहों से लोग आकर बसते थे। काफ़ी लोग, कोई इस गाँव से आ रहा है, कोई उस गाँव से आ रहा है, कोई उस गाँव से आ रहा है। जिससे वहाँ की संस्कृति बहुत बड़ी हो गई, काफ़ी सारी संस्कृति, मतलब अलग-अलग संस्कृति के लोग रहने लगे। यहाँ केवल किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी भी था, अधिकारी भी था, पुजारी भी था और कलाकार भी था। पूजा करने वाला व्यक्ति भी है, कलाकार, किसी को किसी चीज़ में कलाकारी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी, व्यापारी भी है, बिजनेसमैन भी है। जब इतने सारे अलग-अलग तरह के लोग एक साथ रहे तो नई-नई चीज़ें सीखने को मिली। अब देखिए, अब हम जैसे आर्ट साइड किया, अब कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस का है या कोई किसी और फील्ड में तो हम 4-5 से नॉलेज ले लेंगे अपने दोस्तों के सहारे पे, ठीक है। लेकिन अगर हम जिस फील्ड के, हम उसी फील्ड के दोस्त बनाएं तो हमें बस उस फील्ड की जानकारी होगी, अलग-अलग की जानकारी होगी ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, अलग-अलग फील्ड के लोग थे तो अलग-अलग काफ़ी सारी जानकारी भी थी, नई-नई चीज़ें जिससे सीखे भी वो लोग। इससे लोगों की सोच बढ़ी और समाज में नए नियमों और तौर तरीक़ों की शुरुआत हुई, क्योंकि आप अलग-अलग से हर कुछ सीख रहे थे। शहर एक ऐसी जगह बन गया जहाँ नए विचारों का जन्म होता था। शहर में क्या था, नए-नए विचार का, क्योंकि हर कोई अपनी राय रख रहा था। सुरक्षा और सुविधा, पुराने समय में शहरों को दीवारों से घेरा जाता था। ये शहर है तो इसे एक बहुत बड़ी दीवार से घेर लिया जाता था ताकि वे दुश्मनों और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे, कि दुश्मन वगैरह ना पाए और जंगली जानवर ना पाए गाँव वगैरह के। शहरों में अनाज के बहुत बड़े भंडार होते थे, जिससे सूखे या अकाल के समय भी लोग भूखे नहीं मरते थे। ये सारे भंडार वो लोग मंदिरों में रखते थे। इसके अलावा शहरों में मंदिर और सार्वजनिक स्थान, मतलब क्या होता है, जैसे हर कोई आ सकता है। कोई अगर मैदान है, घास का मैदान है तो वहाँ पे हर व्यक्ति अपने पशु को चराने के लिए आ सकता है। कोई नदी है तो हर व्यक्ति उस पर अपनी खेती के लिए पानी ले जा सकता है, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सबका अधिकार था, जहाँ लोग मिलकर त्योहार भी बनाते थे और बड़े फैसले भी लेते थे। सुरक्षा की इस भावना ने लोगों को और भी ज़्यादा तरक्की करने और नए आविष्कार करने का साहस किया था, कि और भी आविष्कारों और भी तरक्की की जाए, क्योंकि सब लोग मिल के रहते थे शहर में। शहरीकरण का सबसे बड़ा महत्व ये है, ये निष्कर्ष है, इसने इंसानों को अकेलेपन से निकाल कर एक बड़े और संगठित समाज का हिस्सा बनाया, कि अकेला नहीं था अब इंसान, अब क्या था, समाज में एक तरह से संगठित हो रहे थे। शहरों की वजह से ही व्यापार, कला, प्रशासन जैसी चीज़ें शुरू हुई। अब क्या था, शहर जब हुए, ठीक है, तो इससे ही व्यापार वगैरह आया, कला वगैरह आई, कि कोई एक चीज़ में अच्छा है तो वो उस चीज़ में जाए, ठीक है, प्रशासन वगैरह आई, जिन्हें मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बिना शहरों के इंसान कभी भी इतना विकसित और समझदार नहीं बन पाता जितना कि वे आज है। अगर शहर नहीं होते तो जो इंसान जो इतना विकसित है वो इतना विकसित होता ही नहीं। शहरों में माल की आवाजाही, संसाधनों की कमी। मेसोपोटामिया की ज़मीन खेती के लिए तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, और यहाँ अनाज भी बहुत होता था, लेकिन
वहाँ खनिज संसाधन जो थे, खनिज मतलब लोहा वगैरह सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी कम थी। दक्षिण के अधिकांश हिस्सों में औजार, मोहरे और गहने बनाने के लिए अच्छे पत्थर भी नहीं थे। साथ ही वहाँ गाड़ियों के पहिए और या नाव बनाने के लिए एक अच्छी लकड़ी और तांबा, रागा या चांदी जैसी धातुएं भी नहीं मिलती थी। ये जो जगह थी वहाँ पे क्या था, वहाँ पे धातु वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए शहर के लोगों को इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे लेन देन अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब आप किसी को मिट्टी के बर्तन दे रहे हो, औजार दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, तो वो लोग भी तो आपको कुछ दे रहे हैं। तो ये था, ये लोग कीमती पत्थर ये सारी चीज़ें मांगते थे, ठीक है। अब लेन देन का तरीका, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करते थे, कि व्यापार किया जाता था। वे अपने यहाँ पैदा होने वाले फालतू अनाज जो थे, क्योंकि बहुत सारा अनाज होता था, और कपड़ों को बाहर के देशों में भेजते थे, और बदले में तुर्की, ईरान या खाड़ी के देशों से लकड़ी, तांबा, रागा, सोना और कीमती पत्थर मांगते थे, कि ये सारी चीज़ें उन्हें मिल पाए। ये व्यापार का एक ऐसा तरीका था जिसमें दोनों तरफ के लोगों का फ़ायदा होता था, कि दोनों तरफ का फ़ायदा हो रहा है। परिवहन की समस्या, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल काम था, ठीक है। उस समय अगर सामान को गधों या बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाया जाता था तो इसमें बहुत समय लगता था, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें वो काफ़ी वो होती है, स्लो होती है, और इतना ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी पहुंच भी जाओगे, तो इसमें बहुत समय लगता था। साथ ही जानवरों को खिलाने के लिए बहुत सारा चारा भी ढोना होता था, जिससे व्यापार बहुत महंगा हो जाता था। शहर के लोग ऐसा रास्ता चाहते थे जो सस्ता भी हो और तेज़ भी हो, ठीक है। और जो नदियाँ थी वो कुदरती रास्ते थे, मतलब व्यापार के लिए सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता क्या था, नदियाँ और नहरों। यहाँ पे नाव बनाए और यहाँ से यहाँ चले गए। मेसोपोटामिया के शहरों के बीच से बहने वाली जलधाराएँ कुदरती रास्तों का काम करती थी। पानी के रास्ते सामान ले जाने में जानवरों की तरह खाने पीने का खर्चा भी नहीं होता था, क्योंकि जो नावें थी वो हवा के दबाव और पानी के बहाव से आसानी से चलती थी, कि पानी के दबाव से आराम से जो नाव थी उस पर सामान ढोके ताकि व्यापार किया जाता था। फरात नदी का महत्व, जब उस समय फरात नदी को विश्व मार्ग यानी दुनिया का सबसे पहला व्यापारिक रास्ता माना जाता था। सबसे पहला व्यापारिक रास्ता किसे माना गया है, फरात नदी को। इस नदी के रास्ते लकड़ी और पत्थर से लदी नावें बड़े शहरों तक पहुंचती थी। जो शहर नदियों के किनारे बसे थे, जो नदी है इसके किनारे जो शहर बसे हैं, और यहाँ से कोई नाव से भेजा, ठीक है, तो यहाँ शहर पे वो सारी चीज़ें पहुँच जाती थी। उनके लिए व्यापार करना बहुत आसान था, क्योंकि वह सीधे मुख्य जलमार्ग से जुड़े हुए थे, ठीक है। जलमार्ग से वो सामान यहाँ से वहाँ करते थे। व्यापार का संगठन, माल की इस आवाजाही को चलाने के लिए एक कुशल संगठन की ज़रूरत है, कि ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। व्यापार के लिए केवल सामान का होना काफ़ी नहीं था, कि आपके पास सामान है और आप यहाँ से वहाँ कर दोगे, लोग भी चाहिए होते हैं, ठीक है। बल्कि विदेश व्यापारियों से बातचीत करना, हिसाब किताब रखना कि उन्हें कितना सामान चाहिए, कितना नहीं चाहिए, बातचीत करना कि उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी। इसके लिए प्रशासन बनाया गया जो ये देखता था कि कितना समय आया है और कितना बाहर भेजा गया है, ठीक है, कि एक इंसान हिसाब किताब के लिए रखा गया। शहरी कुशलता और शिल्प, शहर के कारीगरों को अपना काम करने के लिए लगातार कच्चा माल चाहिए होता था। जो कारीगर थे उन्हें कच्चा माल चाहिए होता था औजार वगैरह बनाने के लिए। माल की सही समय पर आवाजाही ने ही मेसोपोटामिया के शिल्पकारों जो थे उसको दुनिया की बेहतरीन चीज़ें और गहने बनाने के काबिल बनाए, क्योंकि उनके पास ये औजार वगैरह खनिज पदार्थ ये सारी चीज़ें नहीं थी, कि सोना चांदी ये सारी चीज़ें हो, तो ये सारी जब चीज़ें आती तो ही वो ये सारी चीज़ें बनाते थे। अगर सामान समय पर नहीं पहुंचता तो शहर की तरक्की और वहाँ की जो कला थी वो रुक जाती, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब यहाँ से वहाँ सूचनाएं करना, ठीक है। जब व्यापारी माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वह सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि नई तकनीक और नए विचार भी साथ लेके जाते थे, कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आपके घर पे कोई भी चीज़ लेकर आया है, ठीक है, या आप व्यापार के लिए जब आप चीज़ें करते हैं तो आप अपने विचार भी देते हैं सामने वाले को। इस तरह माल की आवाजाही ने मेसोपोटामिया के लोगों को दूसरी दुनिया के बारे में जानने और उनसे बहुत कुछ नया सीखने में मदद भी की थी, कि दूसरी दुनिया के लोग कैसे हैं, मतलब और जो शहर है उनके लोग कैसे हैं।
अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि मेसोपोटामिया के शहरों का विकास केवल खेती से नहीं हुआ, बल्कि मतलब माल की आवाजाही, व्यापार, इन सारी चीज़ों से भी हुआ, विदेशी व्यापार से भी हुआ। ठीक है, उन्हें वह सारी चीज़ें दी जो उनकी अपनी ज़मीन पर नहीं थी, जैसे खनिज वगैरह सारी चीज़ें उनकी ज़मीन पे नहीं थी। इसी व्यापार की वजह से ही मेसोपोटामिया की जो शहर थी वो इतनी अमीर और शक्तिशाली बने थे, क्योंकि उन्होंने खनिज लिया और चीज़ें बनाई थी खुद से। ठीक है, लेखन कला का विकास और लेखन प्रणाली। लेखन मतलब लिखने की जो कला होती है। ठीक है, आवाज़ों को निशानों में बदलना, जो आवाज़ वगैरह जो होती है उसको निशानों मतलब उसको लिखावट में बदलना। पुराने समय में जब लोग बोलते थे तो उन आवाज़ों का एक मतलब होता था। ठीक है, कोई ना कोई मतलब होता था। जैसे अभी भी जब हम बात करते हैं तो उन सारी चीज़ों का मतलब होता है। लेखन कला तब शुरू हुई जब लोगों ने उन आवाज़ों को खास निशानों के रूप में मिट्टी पर उकेरना शुरू किया। मिट्टी की जो पट्टिकाएँ होती थी उस पर टहनी से उकेरना मतलब लिखना स्टार्ट किया। इसका मतलब था कि जब अब कोई भी बात सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर भी समझी जा सकती थी, कि आपने देखा और आप समझ ले। जैसे आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो क्या होता है, आप लिखी हुई है चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, अब मैं लिख के ही समझा रही हूँ, आप भी लिखते ही है ये सारी चीज़ें। मिट्टी की पट्टियाँ और कलम। लिखने के लिए मेसोपोटामिया के लोग गीली मिट्टी को थपथपाकर एक छोटी पट्टी मतलब पनीर के टुकड़े जैसे बना लेते थे। फिर वह सरकंडे एक तीखी लकड़ी से उस गीली पट्टी पर निशान बनाते थे। ठीक है, जैसे उनके चिन्ह होते थे। एक बार मिट्टी सूख जाती तो वह पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी। जैसे आप गुल्लक वगैरह का एग्जाम्पल ले लीजिए, मटके का एग्जाम्पल ले लीजिए, और उस पर लिखा हुआ हमेशा के लिए पक्का हो जाता था, कि जो भी लिखा हुआ होता था वो हमेशा के लिए पक्का हो जाता था। कीलाकार लिपि, उनकी लिखावट को कीलाकार कहा क्योंकि वो खूंटी जैसी दिखती थी। ये वाला मैंने समझा दिया। अक्षरों के बजाय शब्द। मेसोपोटामिया की लिखावट में हमारे अ, आ, ई या ABC जैसे अक्षर नहीं होते थे। ठीक है, वहाँ का अलग था। वहाँ एक एक निशान पूरे शब्द या एक पूरी आवाज़ जैसे पू ला मी के लिए होता था। ठीक है, कि मतलब कोई एक ही निशान बना दिया और वो पूरे शब्द के लिए हो गया। जैसे आपको लिखना है, आपको जैसे नाम लिखना है अपना, ठीक है, आपका कोई वो तक नाम हो तो उसका बस फर्स्ट अक्षर बना दो, इस टाइप में ही था उनका। इसलिए एक लेखक को लिखने के लिए सैकड़ों अलग अलग निशान याद रखने पड़ते थे। तो मुझे अगर ये चीज़ लिखना है तो मेरा ये निशान हुआ, कोई चीज़ करनी है तो मेरा ये निशान हुआ, मतलब अलग अलग निशान। लिखना एक बहुत बड़ा हुनर था। उस समय लिखना हर किसी की बस की बात नहीं थी। ये बहुत ही बारीकी और मेहनत का काम था। लेखक को गीली मिट्टी के सूखने से पहले ही सब कुछ लिखना होता था, कि गीली मिट्टी सूखना चाहिए। जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे उन्हें समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था, कि अब अभी भी ये सारी चीज़ें होती है। अब कोई अगर बहुत एजुकेटेड है तो उसे इस रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पहले भी थी। अगर देखा जाए तो कि जो पढ़ा लिखा होता था उसे काफ़ी सम्मान दिया जाता था। वे राज्य और व्यापार का सारा हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, हिसाब किताब की शुरुआत। लिखने की सबसे पहली ज़रूरत व्यापार की वजह से पड़ी। सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो व्यापार की वजह से ही पड़ी थी, लिखने के हिसाब की कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जैसे अगर आपको पता ही नहीं है कितना हिसाब आया गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है कि बहुत बार चीज़ें गलत भी हो सकती है, या फिर बहुत बार ये हो सकता है आप ज़्यादा सामान दे दो सामने वाले को। ठीक है, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत पड़ी थी व्यापार की वजह से। जब एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजा जाता तो मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था कि कितनी चीज़ें भेजी गई है। जैसे 5 किलो वो सोने का हार भेज दिया, ये मैंने एग्जांपल दिया, वैसे वो लोग वैसे में लिखते होंगे। ये आज के बिल या रसीद जैसा काम करती थी, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो कि तुमने इतना कम भेजा, तुमने इतना ज़्यादा भेजा। शिक्षा और अभ्यास। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए बहुत अभ्यास कराया जाता था। उन्हें मिट्टी की पट्टियों पर बार बार वही निशान बनाने पड़ते थे। ठीक है, जो मिट्टी की जो पट्टियाँ उनमें बार बार वही निशान बनाने पड़ते थे। खुदाई में ऐसी कई पट्टियाँ मिली हैं जिन पर बच्चों की गलतियाँ और उनके सुधार दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि वे स्कूल में कैसे सीखते थे। ठीक है, जैसे अब आपने कुछ लिखा, आपका गलत हो गया तो आप काट दोगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पाई गई है खुदाई के टाइम पे। ज्ञान को संभाल कर रखना। लिखने की वजह से ही मेसोपोटामिया के लोग अपना ज्ञान, जैसे गणित के नियम, तारों की जानकारी थी उन्हें, ठीक है, और अपनी कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए, कि है ये जो हमारी कहानियाँ हैं वो आने वाली पीढ़ी पढ़े। इन पट्टियों
ने हज़ारों सालों तक ज़मीन के नीचे दबकर भी उन लोगों की यादों को सुरक्षित रखा, कि मतलब ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, क्योंकि खुदाई के टाइम ही तो ये सारी चीज़ें मिली थी। बौद्धिक उपलब्धि, लेखन प्रणाली को उस समय की बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। इसका मतलब है कि यह इंसानों की दिमागी ताकत का एक नमूना था। इसने साबित किया कि इंसान अपनी आवाज़ों को ऐसे दृश्यों निशानों में बदल सकता है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जा सके, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है तो इतना कोई और इंसान नहीं दे सकता, लेकिन आपने उसकी डायरी वगैरह लिख रखी है, तो जब आप मर भी जाओगे तब भी वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे में ही था लिखने की दिशा। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टियों पर बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ उनके लिखने की शैली और निशानों के आकार में भी बदलाव आया, और वह पहले से ज़्यादा साफ और सुंदर लिखने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कुछ परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इसकी बेसिक पार्ट समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में करूँगी, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ह्यूमैनिटीज़ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।